गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 2 हम पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चैप्टर में हमने शुरू किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया था और वो आपको अच्छी तरह ये क्लियर हुआ था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए है वो V = 1/4πε0 Q/R। ये फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग ने डेराइव किया था। V = 1/4πε0 Q/R। अब यहाँ आप मुझे बताइए कि V मेनली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। V मेनली डिपेंड कर रहा है, V डिपेंड्स ऑन द चार्ज, यानी कि चार्ज आप बढ़ाएंगे चार्ज इंक्रीजेस, पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये बात क्लियर हो गई। और V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R क्या है? R है टेस्ट चार्ज की दूरी, कितना दूर है वो चार्ज, कितनी दूरी पे पोटेंशियल निकालना है। तो आप इसको देखिए, इसका मतलब है कि डिस्टेंस इंक्रीजेस पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से आपको मैं इस फैक्ट को समझाता हूँ कि ये V कैसे R पे डिपेंड करता है और V कैसे Q पे डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ ये बात। मान लीजिए कि ये चार्ज है Q, ठीक है, और इस Q चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज इज एक्टिंग आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज का है, इसलिए ये बाहर की ओर लग रहा है। अगर यही माइनस चार्ज होता तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर लगता और प्लस चार्ज है तो बाहर की ओर। अब दोनों कंसेप्ट देखो कैसे चेंज होते हैं। अब इसमें देखिए, मान लो कि हम कहते हैं कि यहाँ 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2। नाउ माय क्वेश्चन इज potential as Vp1 is greater than potential than Vp2 or potential at Vp1 is less than Vp2। इन दोनों में बताइए कि P1 पॉइंट में जो पोटेंशियल है और P2 पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उनमें क्या रिलेशन है, कौन अधिक है। मान लो कि ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R1 है, ये वाला डिस्टेंस R2 है। अब इसमें आपको क्लियर करना है। अब आप देखिए क्या लॉजिक लगाएंगे। आप मोस्टली लॉजिक लगाना शुरू करिए कि जो पोटेंशियल है वो R पे डिपेंड करता है। R की वैल्यू बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगा। तो R की वैल्यू बढ़ गई P2 पर और R1 की वैल्यू जो है P1 पर कम है, तो यहाँ R कम है, यहाँ R कम है इसलिए पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ R अधिक है इसलिए पोटेंशियल कम है। इस तरह से आप लॉजिक लगाओगे और इसका आंसर आएगा कि Vp1 R लेस है तो पोटेंशियल ज़्यादा है, R ज़्यादा है पोटेंशियल कम है। Vp1 is more than, अब ये जैसे मान लो कि R1 की वैल्यू 3 है और R2 की वैल्यू 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा तो कम हो जाएगा, क्यों, और 3 से डिवाइड होगा तो ज़्यादा रहेगा।
इस तरह लॉजिक कुछ लगा लो, Vp1 इज मोर देन Vp2। अब दूसरे वाले में आइए, अगर मैं इसी डायग्राम को इस तरह आपको समझाता हूँ, ये P1 है, ये P2 है, ये डिस्टेंस आपको R1 देता हूँ, ये डिस्टेंस R2 देता हूँ। अब इसमें आप अपना लॉजिक क्लियर करिए। यहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। अब नेगेटिव चार्ज है तो लॉजिक बताइए क्या हो जाएगी। अब इसमें माइनस काउंट हो जाएगा तो यहाँ ये इसका उल्टा आ जाएगा। अगर Vp1 इज़ ग्रेटर देन Vp2 है तो ये Vp1 इज़ लेस देन Vp2 हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव लॉजिक है, माइनस में ये वैल्यू आएगी। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल में बोलता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि 5 इज़ ग्रेटर देन 3, और अगर हम इसी को माइनस कर दूँ, -5 और -3, बताइए अब क्या होगा। -5 इज़ लेस देन -3, ये हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव अब ये माइनस चार्ज है, इसके कारण से इसके पोटेंशियल अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर करना है। तो ये दो कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब एक नए कंसेप्ट की ओर हम चलेंगे, जिस कंसेप्ट का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस कंसेप्ट का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में आपके आता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो जहाँ पर आपको समझना है इक्विपोटेंशियल, जैसा इसका नाम है कि ऐसी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो। द सरफेस वेयर पोटेंशियल इज कांस्टेंट और सेम कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए कैसे हम निकालेंगे। जैसे मान लो हम इसको समझने के लिए V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, अगर Q कांस्टेंट है, अगर Q कांस्टेंट है, Q नहीं बदल रहा है, तो V किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। और अगर इफ़ R इज आल्सो कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट हो गया तो V क्या हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट होगा। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंडीशन है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस पहले समझें कि होता कैसे है। तो जैसे मैं केस 1 में आपको दिखा रहा हूँ, अगर Q ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के कारण से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस में डिफरेंस है। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज के लिए। और इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी ये कांस्टेंट डिस्टेंस, एक कांस्टेंट रेडियस पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सभी अलग अलग सरफेस पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगे। तो यहाँ पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है हमने बनाए, एक इस डिस्टेंस पर, एक इस डिस्टेंस पर, अलग अलग डिस्टेंस पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जैसे मान लो कि मैं इसी को Q लेस देन 0 या नेगेटिव चार्ज के लिए बनाता हूँ, या नेगेटिव चार्ज बना दूँ, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर लगेगा, अंदर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए अंदर की ओर लगेगा। और इसमें आप इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी तरह से बनाइए, पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस, और भी बन सकती हैं अलग अलग डिस्टेंस पे, आगे भी बन सकती है। तो यहाँ पर भी हमने बना। अब हम और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि डाइपोल के लिए ले लेता हूँ। डाइपोल के लिए प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जाएंगी, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी इसमें बाहर की ओर। लेकिन इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा उसको समझिए। इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ये बन गया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब केस 4 मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो
कि ये कोई लाइन चार्ज है। लाइन चार्ज यानी एक ऐसा कंडक्टर है जो लाइन शेप का है, उसको प्लस चार्ज हमने दे दिया, ये लाइन चार्ज। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है बाहर की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इसमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो यहाँ से इस डिस्टेंस पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, ये अगले डिस्टेंस पर ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस डिस्टेंस पे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगले डिस्टेंस पे, ऐसे और भी बने। इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँगा। प्रॉपर्टीज़ अब आगे वाले में देखता हूँ, आप इसी डायग्राम को पीछे करके देखिएगा, मैं उसी डायग्राम के रेफरेंस में बताता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इम्पोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनते छोटे क्वेश्चंस। पहला कि पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट एट आर इक्वल टू कांस्टेंट, व्हेन आर इक्वल टू कांस्टेंट, पहला। दूसरा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप समझ लें, इस कंसेप्ट को। इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं आपको इस डायग्राम में एक बार फिर दिखाता हूँ, इसी डायग्राम में, कि आपको कैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके बराबर है। देखो, अब यहाँ देखो, इसमें बिल्कुल क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है और इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके परपेंडिकुलर। एक मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लाइन है, लाइन मतलब वन डायमेंशन है, और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये लाइन नहीं है, ये प्लेन है। ये कैसा है? प्लेन है, और ये लाइन है। तो प्लेन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसे कल्पना करनी है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक लाइन है वन डायमेंशनल, और इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन है। तो इस तरह से आप इसको बनाएं। दूसरा, जैसे इसमें देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की ओर और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे है, मतलब ये उन लाइन पे परपेंडिकुलर है, ये उन लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं, वर्क डन इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। एक अच्छी प्रॉपर्टी है और बहुत लॉजिक इसमें लगता है। देखिए कैसे आया, ये मैं इसको पहले क्लियर कर दूं। देखो, V1 माइनस V2 इक्वल टू W अपान Q, ये फार्मूला आप जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपान चार्ज। अगर ऐसा हो जाए कि V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, इसी कंडीशन को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। ये इक्विपोटेंशियल कंडीशन है, यानी इक्वल पोटेंशियल। तो अब आप यहाँ रखो V माइनस V इक्वल टू W अपान Q, यानी W इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो हो गया तो W इक्वल टू जीरो, वर्डन जीरो हो जाएगा। कब? अगर ये कंडीशन फॉलो हो गई तो वर्डन जीरो हो जाएगा। अब चलिए मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करता हूँ, यहीं पे डायग्राम बना देता हूँ, यहीं पे डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो ये कि ये मैंने बनाया था प्लस वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर चार्ज Q पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आता है, यहाँ से यहाँ आता है, तो इसमें वर्डन जीरो होगा, क्योंकि इसमें भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह भी है, सेम नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि चार्ज यहाँ से यहाँ आता है पहले से दूसरे, इसमें तो इसमें भी पोटेंशियल मान लो V/2 है, समझने के लिए। तो ये चार्ज अगर ऐसे आएगा तो इसमें भी वर्डन जीरो होगा। इन दोनों केस में वर्डन जीरो होगा इफ़ मूव्स फ्रॉम, इसका नाम दे दे 0.3, इसका नाम दे दे 0.4, इसका नाम 0.1, इसका 0.2। इफ़ चार्ज मूव्स
इफ चार्ज मूव्स फ्रॉम .1 to .2 बर्डन विल बी जीरो। ये कंडीशन इक्विपोटेंशियल सरफेस की, यानी इसी के अंदर जाए तो पोटेंशियल जीरो, बर्डन जीरो सॉरी। अब मान लो कि ऐसा हो कि चार्ज को इधर से इधर हम ले जाएं, यानी कि इफ चार्ज मूव्स फ्रॉम .1 to .3, अगर चार्ज ऐसा करे तो वर्डन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ वर्डन जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दोनों के पोटेंशियल अलग। अगर ये मान लो v है, ये v/2 है या कुछ भी है, लेकिन अलग होगा क्योंकि डिस्टेंस दोनों के अलग है। तो अगर चार्ज इधर से इधर जाएगा तो वर्डन जीरो नहीं होगा। उस वर्डन को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, v1 - v2 इक्वल टू W/Q। लेकिन अगर चार्ज 1 से 2 जाएगा या 3 से 4 जाएगा तो वर्डन जीरो हो जाए। तो ये चीज़ कहलाती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की कंसेप्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो ये कंसेप्ट है ये मैंने आज डिस्कस किया। और आगे आप जो NCERT में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 100 एग्जाम्पल पोटेंशियल के, बहुत ही अच्छे और छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं, एक एक लाइन 2-2 लाइन के 100 एग्जाम्पल में हैं। आप उनको करेंगे, उनको जब आप करेंगे तो आपको एक नया कंसेप्ट दिमाग में डेवलप होगा। तो ये सब चीज़ कर लीजिए। कल हम एक नया डेरिवेशन पढ़ेंगे। बीच में 2-3 दिन हम आपको नहीं कुछ पढ़ा पाए क्योंकि और भी काम आ गया था। तो इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। कंटिन्यूटी रहनी चाहिए स्टडी में, और कंटिन्यूटी रहेगी तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आप कोशिश करिए खुद से समझने का, और जो हमने बताया कि NCERT कर लीजिए, इसके नोट्स वगैरह बना लीजिए, उनको बनाते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।